नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर विधानसभा में 2 विधायकों ने एसटीईटी बहाली का मुद्दा जो कि काफ़ी आजकल विधानसभा का हॉट टॉपिक बना हुआ है, उसको उठाया। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि संदीप सौरभ एक विधायक हैं विपक्ष के, उन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। उसके बाद मनोज मंजिल सर ने भी उठाया था और आज फिर देखा गया कि 2 और विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया और शिक्षा मंत्री से जवाब पूछा कि एसटीईटी की बहाली आखिर कब होगी, जब आपने साफ तौर पे कहा था कि जितने विद्यार्थी क्वालिफाइड हैं सबकी नियुक्ति पक्की है। तो ये इस पे आज विपक्ष के बीचों में काफ़ी गर्मा-गर्मी हुई और काफ़ी सारे डाटा के साथ आज शिक्षा मंत्री जी से जवाब पूछा गया था। तो जवाब में शिक्षा मंत्री जी ने भी लास्ट में उठ के उन्होंने अपना जवाब दिया और जवाब वही मिला-जुला था जो कि आप शुरू से अब तक देखते आ रहे हो। जब 12 मार्च को रिजल्ट आया था तो उस दिन उन्होंने साफ कहा था कि जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं उन सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाए। तो उस वक्त वहाँ पे संजय कुमार भी मौजूद थे और आनंद किशोर जी भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये जो उन्होंने कहा था और अगले दिन फिर सारे पेपर में भी ये सब आया था और फिर जब 21 जून को रिजल्ट आया तो फिर पता चला कि सीट से ज़्यादा लोग क्वालिफाइड हैं। तो फिर उनका बयान आया था कि एसटीईटी बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसमें सबकी नियुक्ति को कैसे पक्की समझी जाए, उस पे उन्होंने अपना बयान दिया था। और फिर काफ़ी सारी मेरिट नॉन मेरिट को लेके मतभेद पैदा हुआ था, तो उस पे एक कमेटी बनी और उन्होंने अर्थहीन इसे करार दिया। और आज उसी सेम चीज़ को शिक्षा मंत्री जी ने फिर से विधानसभा में दोहराया कि हमने कब कहा कि सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाए या सबकी नियुक्ति हो गई। तो आज देखा गया कि 12 मार्च वाले स्टेटमेंट से खुद शिक्षा मंत्री फिर से पलट गई और उन्होंने फिर से यही कहा कि हमने कब कहा कि सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाए। एसटीईटी एक स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में कैसे आखिर सबकी नियुक्ति पक्की एक बार में समझी जाए। उन्होंने फिर से दोहराया कि हमने तो ये कहा है कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों अर्थहीन हो चुका है। अर्थहीन हो चुका है तो 7वें चरण की जब भी नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसमें दोनों विद्यार्थियों को उसमें मौका दिया जाएगा। यानी कि जो जो अब तक जवाब मिलता आ रहा है 21 जून के बाद से, वही जवाब फिर से आज विधानसभा में दोहराया गया और फिर से उन्होंने वही अपना प्रधान प्रधान सेवक वो जो एक प्रधानाध्यापक की बहाली जो बीपीएससी के थ्रू होने जा रही है उसका उन्होंने फिर अपना डाटा बताने लगे। तो इससे क्या मतलब निकाला जाए? एक तो ये चीज़ अच्छी है जो आजकल विधानसभा में विपक्ष एसटीईटी के मुद्दे, शिक्षा का जो मुद्दा है उसको बहुत तेज़ी से डाटा के साथ वो बता रही है। ये नहीं है कि वो सीधे बोल रही है, वो अपने साथ डाटा रख रही है और उसपे वो बार-बार 3-4 विधायक इस पे बात कर रहे हैं। तो ये तो ज़रूर है कि एसटीईटी का मुद्दा अभी बिहार में बहुत गर्म हो गया है। विधानसभा में भी इस चीज़ को बार-बार उठाया जा रहा है, मीडिया भी इस चीज़ को बार-बार उठा रही है और स्टूडेंट्स भी गर्दनी बाग में धरना पर अपना धरना कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं। तो ये जो शिक्षा मंत्री का बयान है ये इससे फिर से यही होता है जो अभी भी वो स्टूडेंट को वो दिलासा नहीं दिला पा रहे हैं। जो एक तरफ वो कहते हैं कि अर्थहीन है, दूसरी तरफ वो सर्टिफिकेट बाँटते हैं तो उसमें 15वां कॉलम लगा के मेरिट नॉन मेरिट का लगाते हैं। तो इससे जो मतभेद पैदा हुआ है ये साफ नहीं हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा है तो इसका अगर इससे अच्छा यही है कि हम सब स्टूडेंट को ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगा कि शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं जो सब चीज़ ये अर्थहीन हो चुके हैं और सबको बहाली का मौका दिया जाएगा, तो हम सबको ये बात समझनी होगी कि इस चीज़ को अब ज़्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं तो उनकी इस बात को एक बार मानने में क्या है? आप सबको ये चीज़ माननी चाहिए और जब बहाली प्रक्रिया शुरू होगी तो दोनों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है जितने भी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें बस क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का ही उसमें मेंशन होता है। यहाँ पे पहली बार मेरिट की चर्चा की गई थी। तो इसलिए आपको इस चीज़ को देखना होगा कि पहले भी मेरे पहचान के कई ऐसे हैं जिन्होंने सीटीईटी, महिला अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटीईटी पास कर रखा है और नॉट क्वालिफाइड थे, लेकिन वो अभी जॉब कर रहे हैं। जब बिहार सरकार की ये नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी तो उसमें वो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नॉट क्वालिफाइड में भी हो, ये नॉट क्वालिफाइड सॉरी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप नॉट इन मेरिट लिस्ट में भी हो तो आपको क्वालिफाइड अगर वो 14वां कॉलम लगा हुआ है तो आप सेफ जोन में हो। उसकी वैलिडिटी आपकी 40 साल तक, 40 साल कहने का मतलब है एज आपकी जब तक 40 साल रहेगी तब तक वो वैलिड ज़रूर रहेगी। तो आपको अभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अभी बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है। जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं, जिनका भी अपना एकेडमिक और एसटीईटी दोनों मार्क्स अच्छा है, उनको अभी ये अपना होप खोना नहीं चाहिए। और
ऐसे ही विधायकों से लेके सचिवालय तक आपको लगे रहना होगा और इस मुद्दे को वैसे ही आपको हाईलाइट करना होगा जैसे छठा फेज की जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही थी, उन्होंने कंटिन्यू धरना दिया था और तब जाके ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। और आज उसका मेंशन भी शिक्षा मंत्री ने किया कि लगभग 41-42 हज़ार उन्होंने अभी नियुक्ति पत्र बांटे हैं और अभी आगे भी बांटे जाने हैं। यानी कि वो छठे पेज में उच्च माध्यमिक की बात कर रहे थे। तो देखा जाए तो 7वें चरण की प्रक्रिया अगर सही से छठा चरण अगर मार्च में कंप्लीट हो जाता है, जबकि आप जान रहे हो कि एक विशेष चरण 15-16 मार्च के करीब होना है, तो अगर वो अच्छे से कंप्लीट होता है और अगर उच्च माध्यमिक का भी सब कुछ अगर सही से हो जाता है तो निश्चित रूप से अप्रैल में कुछ ना कुछ सरकार को नोटिफिकेशन नियमावली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि तब ये मांग और तेज होगी। तो सरकार को भी चाहिए कि वो समय इस तरह से स्टूडेंट का बर्बाद ना करे। और ये डेली जो ये बीत जो रहा है ये समय, ये काफ़ी हर किसी के लिए बिताना मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि हर दिन का सैलरी कट रहा है। तो यहाँ पे आप सब स्टूडेंट को ये मेरिट नॉन मेरिट की लड़ाई छोड़नी होगी, तभी कोई बात आगे बनेगी। मेरिट नॉन मेरिट का जो मुद्दा है वो आप कोर्ट पे छोड़ दो, बाकी आपको सब मिल के इस बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहोगे, जो शिक्षा मंत्री ने ये बोला, शिक्षा मंत्री ने वो बोला, अभी मान लो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं, कल को मान लो उनके पद पे कोई और आ जाएगा, फिर वो कुछ और बोलेगा, तो ये चीज़ तो होते रहेगा। तो आप शिक्षा मंत्री की बात को उतना वो उन्होंने एक बार कह दिया अर्थहीन है, तो आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको बहाली की प्रक्रिया तेज करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। जब बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है तब आपको पता तो चलेगा कि आखिर उसमें क्या कैसे नियमावली है और क्या कैसे प्रोसेस उसमें हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा और ये मेरिट नॉन मेरिट की लड़ाई आपको छोड़नी होगी। अगर आप नहीं छोड़ते हो तो ऐसे ही आप लोग लड़ते रह जाओगे और ये बहाली कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबको मिलके एकजुट आना पड़ेगा, एक साथ बहाली की मांग को तेज करना पड़ेगा। और सरकार को भी चाहिए कि वो सीट बढ़ा के बहाली करे। अगर हमारी मांग होगी भी तो सीट बढ़ाने को लेके होगी, क्योंकि आप समझ रहे हो कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। उसमें भी कंप्यूटर साइंस की दिक्कत थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन हाँ, अगर सरकार सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करती है तो निश्चित रूप से आधी भीड़ कंप्यूटर साइंस की भी छट जाएगी। तो मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर सरकार सही से अगर सीट बढ़ाती है तो निश्चित रूप से 80 to 90% मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कंप्यूटर स्टूडेंट को एडजस्ट इस चरण में किया जा सकता है। बाकी कुछ स्टूडेंट बचते हैं तो उनको 8वें चरण में मौका ज़रूर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको ये लड़ाई आपस की छोड़नी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि काफ़ी मेरिट वाले स्टूडेंट नॉट इन मेरिट वाले को सीधे सीधे कहते हैं कि वो फेल हैं, वो तो फेलहा है, इस टाइप के वर्ड का यूज करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से सही है। अगर आप एक मेरिट में हो, अगर आप एक अच्छे टीचर बनने जा रहे हो और आपकी भाषा अभी से ये है, जबकि आपको पता है कि उन्होंने भी मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है उनको क्रॉस किया है। तो इस वजह से आप उनके भी 14वें कॉलम में क्वालिफाइड लिखा हुआ है। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि वो क्वालिफाइड उस एग्जाम को उन्होंने पास कर रखा है। मेरिट नॉन मेरिट एक अलग चक्कर होता है। मेरिट में आप जानते हो कि रेलवे एसएससी भी एग्ज़ाम लेती है या जो भी बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, तो उसमें मेरिट का जब वो मेरिट लिस्ट निकालती है तो उसमें एक वेटिंग लिस्ट भी डालती है। तो वेटिंग लिस्ट वाले क्या हो गए, जो वो तब तक के लिए वो नॉट इन मेरिट में है। तो आप इस तरह से नहीं कह सकते हो कि सब फेलहा है या एट ऑल जो आप लोग बोलते रहते हो, ये वर्ड कहीं से भी सही नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि आज आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर में एक एसटीईटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई थी, जो जिनके भी क्यूआर कोड में प्रॉब्लम है वो अपना एसटीईटी का सर्टिफिकेट जमा करके अपना नया 12 मार्च से ले सकते हैं। जो कि आपने इस न्यूज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि 12 मार्च को आप जाके अपने डीईओ ऑफिस में जिनकी भी क्यूआर कोड में प्रॉब्लम है, जिन्होंने पेपर 1 और 2 दोनों दिया था और दोनों पेपर में एक ही पेपर का मार्क शो हो रहा था, तो वो लोग अपनी सेम वही अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, फोटोकॉपी जो करा के, और फिर एक फ़ोटो आईडी प्रूफ ले जाना है और आपको अपने डीओ ऑफिस में उस फॉर्म को वो अपना सर्टिफिकेट को जमा करना है और बदले में आपको 12/3/2022 से आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको इस डेट में वो नहीं मिलता है तो आपको एक दो दिन वेट कर लेना है और अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपना ओरिजिनल ले लेना है। तो ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि मैं देख रहा था, कुछ लोग हमें भी कमेंट में कह रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि इस तरह से जो यहाँ पे धांधली हो रहा है, जिनके भी गलत मार्क्स आ रहे हैं या गलत क्यूआर कोड शो हो रहा है, वो लोग बैक एंट्री से हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्यूआर कोड को बनाना एक सिंपल प्रोसेस होता है, जो कि
जो कि हम आप चाहें या हर कंप्यूटर स्टूडेंट अगर कोई बीटेक कर रखा है तो उसे खूब अच्छे से पता होगा कि क्यूआर कोड को कैसे डिजाइन करना है, और ये कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, इसे आप इजीली बना सकते हो। आपको किसी का इन्फॉर्मेशन उसमें डालना है, डाल के आप उसको स्कैन करो, उसका डिटेल आ जाएगा। तो ये कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है जो कोई आराम से उसको बना ही नहीं सकता। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एसटीईटी से रिलेटेड जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगा वो हम आप तक लेके आएंगे। तो अब अभी चलते हैं, धन्यवाद।